हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू आर्क जेनेसिस। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी क्योंकि विद इन 5 to 6 days वी आर गोइंग टू हैव द फर्स्ट एग्जाम। सो आई थॉट कि टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पर ही गलती हो गई है, इट इज़ टिप्स, सेम चीज़ रिपीट हो गई है। सो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस थे, कुछ न्यू क्वेरीज थी। तो आज का जो डिस्कशन है कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पर होगा और हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसका जो एक पॉसिबल सॉल्यूशन है या फिर जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है आई विल डिस्कस विद यू। सो जो आज का डिस्कशन है वो आज हमारा रहेगा स्मार्ट वर्क के ऊपर, सो दैट कि आपके कुछ नंबर ऐड हो जाए या फिर जो बाकी बच्चे जो गलती करते हैं वो आप उनको रिपीट ना करें एग्ज़ाम में। लेकिन इसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि आपकी ये हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क एक इज़ दी प्राइमरी, मतलब आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देने चाहिए आपको। उसके बाद आपने प्रैक्टिस की होगी, ड्राइंग की बहुत सारे स्केचेस बनाए होंगे, डायग्राम्स बनाए होंगे, या फिर आपने जो पूरा का पूरा है पढ़ाई आपने की होगी पूरे साल, उसी के बाद ये काम करेगा। तो अगर आपने हार्डवर्क नहीं करा है तो इसको देखने का फ़ायदा नहीं है, वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर उन बच्चों के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं जिन लोगों ने मेहनत की हुई है और वो थोड़ा नंबर इंप्रूव करना चाहते हैं। क्लियर? सो प्राइमरी फोकस शुड बी योर हार्डवर्क। पहला क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिक्स कैसे करना है। देखो, पहले नंबर तो बात आप ये समझो कि 11th और 12th स्टैंडर्ड को मिला के वी आर हैविंग 29 टॉपिक्स टोटल। अगर एक टॉपिक को हम क्रैश कोर्स भी बताते हैं या फिर हम लोग 2 क्लास 3 क्लास भी देते हैं एक क्लास के एक चैप्टर के लिए, सो इट इज़ गोइंग टू एंड अप विद अराउंड 100 क्लासेस, जो एज अ क्रैश कोर्स पॉसिबल नहीं है। ना ही मुझे उसके लिए वीडियो बनाकर मैं आपको अपलोड कर सकता हूँ और ना ही, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट आई सपोज कि आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वहाँ से देख लो। आपको जो कोचिंग सेंटर है जहाँ से आपने 11th-12th में ट्यूशन लगाया होगा वहाँ पर पढ़ो आप। तो अल्टीमेटली इसको पूरे साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है। 11th-12th आपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या आपने लास्ट ईयर दिया होगा, तो ऐसा नहीं है कि बहुत पहले पढ़ा था आपने। जैसे दिस इज़ केस फॉर मी, काफ़ी टाइम पहले मैंने मैथ्स पढ़ा था तो आई हैव सम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, वो चीज़ है, राइट। तो ना ही मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ, समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देने का मतलब नहीं है चीज़ों के ऊपर। 30 टॉपिक्स हैं और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं, राइट। तो इसका कुछ कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप मुझसे बोलें कि सर कुछ क्वेश्चन दे दीजिए, पढ़ा दीजिए, पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं पढ़ा सकता उस चीज़ों के लिए। लेकिन मैं आपको गाइडेंस कर दे सकता हूँ, गाइडेंस कि आप एनसीईआरटी फोकस करो, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी इज़ द बेस, इफ़ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द एनसीईआरटीज तो आप एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। फिर बात ये होती है कि टिप्स क्या है, तो इसकी कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ। ये अकॉर्डिंग टू लास्ट 4 to 5 years ट्रेंड आई हैव एनालिसिस कि सबसे ज़्यादा रिलेशंस एंड फंक्शन में क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर्स के आते हैं, कोनिक सेक्शन के आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 8 और 9 टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन होंगे आपके IIT JEE में। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि 20 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है पर 29 टॉपिक्स को छोड़कर आप एटलीस्ट 9 टॉपिक को ढंग से पढ़ लीजिए, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। क्लियर? फिर यहाँ पर मैंने जो नोटिफिकेशन है उसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट मारा हुआ है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं। आपको 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको वैल्यू इनपुट करनी पड़ती है। देखो एमसीक्यू में क्या होता है, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, लेकिन जो ये इसके अंदर वैल्यू पुट करने का होता है ना, इसमें क्वेश्चन होता है और एक आपको गैप दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक टाइप का, आपको फिल करना होता है। यहाँ पर जो बच्चे गलती कर रहे हैं, जो हम लोग टेस्ट में कंडक्ट कराइए, उसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि बच्चे इसको अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं। मतलब 20, देखो 1 से लेकर 20 तक तो एमसीक्यूज होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे, 21 से लेकर 25 तक न्यूमेरिकल वैल्यू फिट करनी होगी। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू, कि जिसमें न्यूमेरिकल है तो निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 21 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, उसको आप गलत भी करके आते हैं, आपके मार्क्स माइनस नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आप उनको छोड़ कर ना है, उसको अटैम्प्ट करें, ट्राई करो, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो निगेटिव मार्किंग कॉन्सेप्ट क्या है और निगेटिव मार्किंग भी सोचा है एग्जाम में क्यों की जाती है। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग इसलिए दी जाती है सो दैट कि आपको, आप ये जो गैस वर्क होता है ना, जो आप इसको हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि तुक्का मारते हैं या फिर एक बस टिक करके आ गए, उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि आप उन चीज़ों को काम ना करें। क्लियर? लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कुछ भी करेंगे ये छोड़ कर भी आते हैं, गलत भी होगा तो तब भी माइनस नंबर नहीं हो रहे हैं। सो इट इज़ बेटर टू अटेम्प्ट देम। क्लियर? फिर हम बात करते हैं दूसरा चीज़, देखो
कि जो MCQs है, मतलब जो 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाले और 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड वाले पे जो पार्ट हैं, इसमें MCQs की बात करते हैं, उसमें 4 नंबर मिलते हैं ठीक होने पर, 1 नंबर मिलता है गलत होने पर, कटता है 1 नंबर, मिलता नहीं है, कटता है। इसका मतलब क्या है कि सही होने पर कितने नंबर मिलेंगे आपको? 4 नंबर, कटे कितना? तो 1 नंबर। सो 25% पेनल्टी है। क्लियर? 25% को याद रखना। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा एलिमिनेशन मेथड में। अब एक मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। देखो इसको अगर आपको यूज़ करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक कैसे काम करती है। ये एग्जीक्यूट करेगा नहीं करेगा, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऊपर इसको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, और मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ काम कैसा करता है। ठीक है, तो अगर आप इसको यूज़ करने वाले हैं, इसको पहले समझो पूरी टेक्निक को, कैसे काम किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है प्रोबेबिलिटी का, और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो घर बैठकर। अगर आपको फ़ायदा होता है उसके आगे जाकर यूज़ करो, राइट। बट आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर हम चीज़ देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो नॉर्मली क्या है कि हमने ये पैटर्न पढ़ा है कि 4 नंबर हमारे सही पे मिलते हैं और 1 नंबर हमारा गलत पर कटता है, 25 प्रोबेबिलिटी। अगर हम रैंडमली क्वेश्चन मानते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, इसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से 4 ऑप्शन सही हो सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं हो सकते, पर एक तो ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक ऑप्शन की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% है, राइट। 1/4 है सबकी प्रोबेबिलिटी। गलत होने कितनी है? -25% है, दैट इज कि बराबर पड़ेगा। तो अगर मैं रैंडमली मान लीजिए 100 क्वेश्चन है ऐसे ही, और मैं सबको A B C D ऐसे लगा आता हूँ, तो इस मेथड के हिसाब से आपका नंबर बिल्कुल 0 रहेंगे, ना तो आपका नेगेटिव में जाएगा ना पॉजिटिव में जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसको 1 क्लिक करता हूँ, A ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो उसकी ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%। गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वही 25% है, तो अल्टीमेटली 0 नंबर ऐड होंगे। क्लियर है? कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं डिस्कस करूंगा इन एक क्वेश्चन को लेकर, कि आप समझ जाते हो कि ऑप्शन नंबर डी तो नहीं है, या फिर एक मान लीजिए जीके का क्वेश्चन है, आपको एक इमेज दे दी गई है, इमेज मान लीजिए इस तरह की बिल्डिंग दे दी गई है, और आपसे बोला गया है ये कौन सी बिल्डिंग है। पहला ऑप्शन आता है आईफेल टावर। आपको पता है कि मे बी दिस इज ए ऑप्शन B C D। मान लीजिए आपको पता है कि एफएल टावर ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं पता ही कौन सी बिल्डिंग है, बट आई एम श्योर कि एफएल टावर ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आई एम एबल टू एलिमिनेट 1 ऑप्शन। मान लीजिए क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो किसी काम का नहीं है, वो तो सही नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बची? ए ऑप्शन की 33% हो गई है, बी की भी 33% हो गई है ना, क्योंकि तो खत्म हो गया ना 0%, यू नो कि ये नहीं है, 33% है। अगर आपकी अब यहाँ पर बात करते हैं कि गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% है, 25% है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि अगर आप करते हैं तो आपको 8 नंबर का फ़ायदा होगा, अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो। और बात करूंगा अभी, थोड़ा सा होल्ड रखो, पेशेंस रखो, एक क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा आपको मैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, मान लीजिए एक कोई बिल्डिंग को एग्जांपल लेते हैं, ये आ गया, पहले जो ऑप्शन ए था, बी है, सी है, डी है। डी वाज ले आईफेल टावर ले लेते हैं, और सी को ले लेते हैं लीनिक टावर ऑफ पीसा। आपको पता है कि आईफेल टावर भी नहीं है, लीनिक टावर ऑफ पीसा भी नहीं है। क्या मतलब है इसका? कि आपने सी और डी एलिमिनेट कर दिए। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, या तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इन केस आपके ए सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है। बी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी 50% है। गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% है सिर्फ। इसका मतलब क्या है कि आपका, अगर आप इसको रैंडमली एक गैस वर्क भी करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, इसमें नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी वाला काम करता है। क्लियर? देखो जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसको, ये अच्छी है क्वेश्चन इस तरह के, जैसे PL007 है, ये हमारी टेस्ट कोडिंग है। अगर ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व नहीं करना है, समझो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आता है तो इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है रैंडमली, कि मान लीजिए आपने कभी क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करा है, तो 25% है। इसकी भी ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, इसकी भी 25 है, और 25% प्रोबेबिलिटी इसकी भी है। लेकिन अगर थोड़ा इतना समझदार हूँ मैं, मुझे पता है कि यहाँ पर गैप छोड़ा हुआ है और यहाँ पर लाइन कंटिन्यूसली नहीं हो सकती, ये एलिमिनेट हो गया। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सी लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सीधा लाइन गई हुई है, इसका मतलब हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि इसका सही ऑप्शन क्या है, या तो बी है या डी है। आई एम नॉट एबल टू कंक्लूड इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। लेकिन मुझे इतना पता है कि ए और सी नहीं है। इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% चांसेस हैं ठीक होने की, इसके 50% चांसेस हैं ठीक होने के। गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% रहेगी। इसका मतलब अगर मैं रैंडमली भी गैस वर्क करता हूँ तो मेरे एंड ऑफ द डे मेरे नंबर ऐड ही होंगे। इन क्वेश्चन को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है।
अभी तक जो मैंने एलिमिनेशन मेथड का डिस्कस किया है, इसका अगर आप पूछेंगे क्रक्स क्या है, मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाते हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे रहेंगे, दोनों के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको अटेम्प्ट करो, चाहे गैस वर्क भी करना पड़े करो, ये काम करता है। बट अगेन मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बोल रहा हूँ कि सबके लिए अलग अलग होता है, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज और द प्रोबेबिलिटी ऐसा होना चाहिए, बट इन रियलिटी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन समहाउ सेम ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपको ये मेथड यूज़ करना है, समझ में आया है तो इसको करो, नहीं आया है तो इसको मत करना, और अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो डोंट ट्राई देयर, टाइम बहुत कम है। अभी ये वाला एग्जाम दे दो, उसके बाद एक टेस्ट सीरीज लगा लेना, चाहे हमारे टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, कहीं और की लगा लीजिए, वहाँ पर प्रैक्टिस करो, सो दैट कि आपका अटेम्प्ट खराब ना हो। राइट, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये आपकी रिस्क के ऊपर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन आता है कि 3 ऑप्शन आए, 3 पार्ट आते हैं, मैथ्स आता है, एप्टीट्यूड आता है, ड्राइंग आता है, हमें क्या करना चाहिए पहले। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि मेरे हिसाब से या तो आप मैथ्स में जाइए या फिर आप एप्टीट्यूड वाले पार्ट में जाइए। क्यों? बहुत सिंपल सा रीज़न है। मैथ्स के अंदर क्या है कि एक तो ये है कि मैथ्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। सेम चीज़ एप्टीट्यूड के अंदर भी है, एक बार आपको पता चलेगी एलिवेशन है, इसमें ऐसा नहीं है। ड्राइंग के में क्या होता है कि सबसे लास्ट में ड्राइंग अटैम्प्ट करनी है। वाई? क्योंकि ड्राइंग इज समथिंग जो आपको कितना भी करते रहो है ना, उसमें हर बार अभी शेडिंग कर सकते हो, फिर लगेगा लाइन खराब है, ज़्यादा चांसेस हैं, सब्जेक्टिव होती है ड्राइंग। क्लियर? अगर क्वेश्चन ये, अगर आपसे ये पूछो कि मैथ्स करना चाहिए एप्टीट्यूड वाला पार्ट करना चाहिए, सब इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, आपको जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल वो काम करो। अगर आपको लगता है कि आपने मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी करी है तो पहले मैथ्स में चले जाइए, फिर एप्टीट्यूड में चले जाओ। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, दे एक्चुअली दे आर नॉट वेरी गुड, अच्छे होते हैं बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैट्रिकुलस टाइप नहीं होते मैथमेटिक्स में। तो उनके लिए पहले ये है कि भाई एप्टीट्यूड वाला कर लो। 2 रीज़न है, एक तो ईजी है आपके लिए, दूसरा आपके 200 नंबर का है, तो आप पहले 200 नंबर को पकड़ोगे। ठीक है, ड्राइंग लास्ट में। क्यों मैथ्स या ड्राइंग? मैथ्स और एप्टीट्यूड, क्योंकि दोनों मिला के 300 बनते हैं और 100 मार्क्स जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे ड्राइंग के। और ड्राइंग में क्या होता है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैथ्स का तो क्लियर है, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि आईफिल टावर कहाँ पर है, तो पता चल गया पेरिस में। अब इसमें कितना भी टाइम लगाओ या मत लगाओ तो सेम टाइम मिलेगा। ड्राइंग ऐसी चीज़ होती है, कितना भी करते रहो तो उसके बाद आप कुछ ऐड करते चले जाओगे। तो लेकिन किसी भी हालत के अंदर आपको ये याद रखना है कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसा ना हो कि मैथ्स और एप्टीट्यूड ही करते रहो, ड्राइंग में टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप चाहो, अगर मुझे कमेंट्स आते हैं तो मैं एक टेस्ट आप लोगों के लिए ओपन कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप एक ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो, जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, मैथ्स भी होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर। क्लियर है? दूसरा एक चीज़ है, जो हमारे बच्चे हैं जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, वो क्या करते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है उससे पहले ही अपलोड कर देते हैं, 3.5 घंटे का टाइम होता है उससे पहले ही अपलोड कर देते हैं। ये गलती मत करो। आपको टाइम दिया गया है, अगर आपने मान लीजिए अपने मैथ्स भी कर लिया है, एप्टीट्यूड भी कर लिया है, ड्राइंग भी कर ली है, और आपको 2 घंटे हुए हैं, सबमिट मत करो उसको। 1-1.5 घंटा बचा हुआ है, उसको मेहनत करो और उसमें थोड़ा देखो क्या एडिटिंग कर सकते हैं हम लोग, क्या डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आपको तो लगता है कि आपको मिले 3.5 घंटे और आपने 2 घंटे में काम खत्म कर दिया। अब क्या होगा, आपको तो लगता है मैंने कर दिया, लेकिन एक चीज़ सोच के देखो, ये एक कंपटीशन है। यहाँ पर जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा आएंगे उसको अच्छा कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। आपके नंबर आते हैं 250, उस बंदे ने 1 घंटे के अंदर, शायद आपसे बेकार हो उसकी जो क्वालिटी है, लेकिन उसने 1.5 घंटा मेहनत करके उसने थोड़ा ड्राइंग में नंबर अच्छे गेन कर लिए आपसे, तो उसका नुकसान क्या होगा आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको जितना भी टाइम मिलता है, और ये इस एग्ज़ाम की बात नहीं है, जो भी मेथड मैं बता रहा हूँ ये किसी भी एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होंगे, आपको क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी टाइम दिया गया है यूटिलाइज करना है। आपको इतना होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर स्कोर करना है, एक एक नंबर के लिए फाइट करनी है। ठीक है, फिर आते हैं एप्टीट्यूड वाला पार्ट। तो 35 क्वेश्चन आएंगे, 140 नंबर का होगा। तो बहुत सिंपल है इस चीज़ के लिए कि क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होंगे। इसका सबसे ज़्यादा आसान तरीका जो मुझे आज तक लगता है, क्वेश्चन होगा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मान लीजिए इसका ये आया कुछ इस तरह का आता है, इसको आपको प्लान इसका बताना है, फ्रंट व्यू बताना है। तो कभी कभी होता है कि आपको पहला ऑप्शन देख कर लग जाता है यही सही है, तो डोंट क्लिक ऑन इट। पहले क्या काम करो, इसको लगता है ठीक है, इसको होल्ड पर रखो, बाकी चेक करो कि हम लोग जो क्लिक कर रहे हैं वो सही तो, गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्या सही है। एंड अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होती है तो डू स्टार्ट एलिमिनेशन मेथड। जैसे वो वाला अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो पहले लिया था। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर ये वाला पार्ट है, मुझे इतना पता है कि सपोज मुझे कुछ आता ही नहीं है, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि ये जो लाइन है सीधी नहीं है, और यहाँ पर क्या है, लाइन सीधी आई हुई है, ये वाली। एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो।
तो उससे क्या होगा कि ऑप्शन 1 तो एलिमिनेट हो गया, चलो ये नहीं, ये हटक गया। फिर क्या होगा, एक और एलिमिनेट करो, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ सी टाइप का होना चाहिए, यहाँ पर लाइन सीधी गई हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। सो अब क्या काम करो, जब आपके पास ऑप्शन बी या डी दो बचे हैं तो अटेम्प्ट तो जरूर करना है अपने को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमारे नंबर ऐड होंगे। लेकिन अब क्या करो, अब क्वेश्चन मत जाओ, अब इन ऑप्शन को चेक करो, बी और डी को चेक करो, इन दोनों में डिफरेंसेस देखो क्या है। भाई ये जो एल वाला पार्ट है ये तो सिमिलर है, ये जो बॉक्स है ये भी सेम है, यहाँ पर फर्क है, ये सी है और यहाँ पर थोड़ा सा 3 है। इसका मतलब कहाँ, यहाँ डिफरेंस है। आप यहाँ मेहनत ही मत करो ना इस वाले पार्ट में, आपको सिर्फ ये वाला चेक करना है कि वहाँ पर क्या रियलिटी सी है ना, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसको काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो कर लेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ नहीं होती है। एक बड़ा प्यारा सा कोट है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितनी ज़्यादा आप पसीना बहाओगे अपनी, मतलब जितनी हार्डवर्क करोगे आप प्रैक्टिस में, उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड कम बहेगा असली जो वॉर में। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि लेटे हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देखा ये तो मुझे आता है, लेकिन उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको ऑनलाइन एग्जाम मिलने वाला है, आपने टेस्ट लगाए हैं नहीं लगाए हैं वो बहुत मैटर करता है। जिसको प्रैक्टिस होती है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहली बात है, आपको दिल्ली टू मुंबई आना है और आप एक बार आए हुए हो तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो इसलिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है ड्राइंग के लिए। तो हमारी एक वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट ईयर बच्चों के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से है, ढूंढ लेना, उसको चैनल पे मिल जाएगी एक बार, ठीक है। तो उस वीडियो को देखो अगर आपको ड्राइंग में ही जाना है डेडिकेटली, लेकिन मैं कुछ डिस्कस करूँगा ड्राइंग से अलग। देखो पहले याद रखना है कि इट इज़ एन आर्किटेक्चरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये एक आर्किटेक्ट का एग्जाम है, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, आर्टिस्ट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है। जो बच्चों के माइंड में होता है कि अगर हम बहुत अच्छी इमेज बनाएंगे, कोई डायग्राम बनाएंगे उसका फ़ायदा होगा, या फिर हम लोग देखते हैं कि एक आपका फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक फ़ोटो बनाता है, उसका फ़ायदा होता है, पर इट इज़ नॉट एन आर्टिस्ट एग्जामिनेशन। वो क्या चेक कर रहे हैं आपके अंदर, वो देखना चाहते हैं कि जो बच्चा आर्किटेक्चर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है क्या उसके अंदर आर्किटेक्ट वाले स्किल्स हैं, या इवॉल्व हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वेन एवर यू आर मेकिंग एनी ड्राइंग, तो उसके अंदर आपके थ्योरी ऑफ डिज़ाइन से रिलेटेड डिज़ाइन प्रिंसिपल बोलते हैं वो आने चाहिए, रिदम आना चाहिए, कंट्रास्ट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको आगे लैंडस्केप बनानी है, तो मैं लैंडस्केप बनाने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ रूल ऑफ थर्ड वाला फॉर्मूला, कि इसको पार्ट डिवाइड किया और इस तरह से, सो आई कैन मेक लाइक दिस थिंग। यहाँ से रिवर निकली हुई है तो मैं रिवर नेक्स्ट सेक्शन पर लेकर जा सकता हूँ, मैं यहाँ से उगाने के लिए यहाँ पर कुछ बनाना है, प्लांट बनाना, तो इस तरह से बना सकता हूँ। ये हमें लगता है कि यार ऐसा कौन दिखाता है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो यही चीज़ चेक करते हैं। अगर मान लीजिए आपको आ गया कि कंपोजिशन बनाने के लिए 2 ट्रायंगल बनाने हैं, तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है आपने ऐसा बना दिया, या एक ऐसा हो सकता है बहुत बड़ा बना दिया और एक बहुत छोटा सा बना दिया, और आपने आपको पता चल गया क्यों करा है, क्यों कंट्रास्टिंग फीचर्स आ गए इसके अंदर, है ना, साइन स्केल आ गया, प्रोपोर्शन वाला पार्ट आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है हायरार्की, रिदम, कंट्रास्ट, ये जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करना है ड्राइंग में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कैन वी यूज़ स्केल और रूलर। येस यू कैन, बट आई विल सजेस्ट यू नॉट टू यूज़ देम। क्यों, उससे क्या होता है, आप कर तो सकते हो लेकिन जो एग्जामिनर होता है उसके इमेज पर इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वो ये सोचता है यार इसने स्केल से बनाया है। इट इज़ बेटर प्रैक्टिस करो और रोज़ प्रैक्टिस करा करो तो उसका हो जाएगा। मतलब लाइक दिस थिंग, अब मैं स्टाइल से बना रहा हूँ तो मुझे फिर भी यहाँ पर एक देखो, अब मेरी लाइन फिर भी सीधी जा रही है, इवन मैं इस स्टाइल से बना रहा हूँ। क्यों हो रही है मेरे पास, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस करोगे आप भी तो आपको भी हो जाएगा, राइट। तो करेंगे इसको, खाली बैठे हो तो एक बार इस तरह से कोशिश करो बनाने की, पेपर पेंसिल पर लेके वहाँ जाकर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं जेई में, लेकिन आई विल सजेस्ट यू टू अवॉइड देम। खाली टाइम है तो शेडिंग भी जरूर करो, ट्राई करो कि उसकी जो सायो है, जो उसकी परछाई पड़ती है, जो शेड पड़ती है, वो भी आप उसको दिखाओ। डिफरेंट ग्रेड पेंसिल यूज़ करो। हमारे जो कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि पेंसिल लेते हैं HB की, उसे बना देते हैं। अरे भाई आपको बताया है, क्लास चली हैं 2B 4B 6B, तो आप प्लीज़ उनको भी यूज़ करो। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को पेंसिल ग्रेड के बारे में यूज़ कर रहे हैं ना, आपको नंबर करना है। और ब्यूटी इज़ इन द डिटेल, किसने बोला है ये? एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट रहे हैं, उनका ही बड़ा प्यारा सा कोट है, कमेंट सेक्शन बताओ, क्या पता एग्जाम में यही आ जाए, ठीक है। तो मेरे बॉस भी यही बोलते थे कि जितनी मेहनत करोगे, जितना डिटेलिंग करोगे, उतनी खूबसूरती बढ़ती है। तो अगर बाई चांस मान लीजिए आपने किसी का ह्यूमन फिगर बनाया है और आपने एक आई बनाई है, एक बच्चे ने ऐसा बनाया है और एक बच्चे ने क्या बनाया है, बिल्कुल इस तरह से पूरा यहाँ से लेने के बाद और यहाँ से इस तरह से, उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर मान लीजिए उसने आई लैशेज़ वगैरह बनाए हैं, तो बहुत क्लियर है। आई विल गिव मोर नंबर टू दिस पार्ट, क्लियर। ऐसे ही आपको करना है, टाइम मिला हुआ है, जितना हो सके डिटेलिंग, उतना ज़्यादा डिटेलिंग करो उन चीज़ों के लिए, ठीक है।
बात करते हैं जीके के लिए कि जीके की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखो, जीके एक ऐसी चीज़ है जो आपके, जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, और जनरल का मतलब होता है कि जनरल, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि स्पेसिफिक नहीं हो सकता है कि मैं आपको कुछ बता दूं और आप वो पढ़ लो। जीके मतलब आपको आना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनको चेक करो। और आपको ये एक दिन या एक महीना या 2 महीने की वर्कआउट नहीं हो सकता है, ये आपको पूरा साल मेहनत करनी पड़ती है कि हम कुछ दिन डिस्कस करें, कुछ ये पढ़ लिया। बेस्ट तरीका क्या होता है, न्यूज़पेपर है, ब्लॉग्स पढ़ो, कोराज पे जाओ। कोरा इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको कुछ पढ़ाई से मतलब है। सर्च करो, कुछ भी सर्च कर दो गूगल में जाके कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द ब्रिक, या एक्सटेंडेड साइज क्या होता है ब्रिक का, कोरा टाइप करो आगे, तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मैगजीन्स पढ़ो। मार्केट में जाते हो तो बुक से भी अलग पढ़ना जरूरी है। आपका जो सिलेबस है ना वो तो है ही, और सब लोग पढ़ रहे हैं, फिर फ़र्क क्या हुआ आप में और मेरे में या सब में? तो कैसा पता चलेगा आप कुछ नई चीज़ क्या पढ़ते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट होता है। और ये मत सोचा करो कि पैसे वेस्ट हो जाते हैं हमारे, हम 300 की मैगजीन्स आती है, 500 की आती है। अरे आप कॉलेज के अंदर 1.5 लाख रुपये जमा करने वाले हो अगले साल, तो 1.5 लाख में से थोड़े पैसे खर्च कर दो तो क्या हो जाएगा आपका? पढ़ाई के ऊपर वेस्ट नहीं होते, इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसलिए आपको पैसे बचाने हैं तो जंक फूड से बचाओ, कपड़ों में कम खर्च करो, फ़ोन मत लो महंगा वाला, नॉर्मल वाला ले लो, क्या फर्क पड़ता है किसी को? पढ़ाई मेहनत करो, राइट? तो अपने एक आदत डालो, हॉबी डालो न्यूज़पेपर पढ़ने की। अच्छा न्यूज़पेपर ले लो, इंडियन एक्सप्रेस, इसको पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस। मैं भी यही पढ़ता हूँ, डेली का मेरा 2 घंटे लगभग निकल जाते हैं न्यूज़पेपर कवर करने में, ज़रूरी है वो। ठीक है, अगर आप कुछ पूछेंगे मुझसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आई विल सजेस्ट यू नेशनल पार्क पढ़ सकते हो, टाइगर रिजर्व देख लो, यूनेस्को साइट देख लो। करंट में कुछ चल रहा हो, वैसे हमने मैगजीन बनाई थी इसकी, इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन है, आर्टेट के बारे में, उनके प्रोजेक्ट्स को पढ़ लो। और चाहो तो इसके अंदर एक चीज़ भूल गया मैं, मटेरियल्स, मटेरियल्स के बारे में पढ़ो कि कौन सा मटेरियल का बिहेवियर क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्या नुकसान है, क्या पॉजिटिव है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस हैं, वो चेक आप कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं, चलो सब ठीक हो गया कि गुड स्कोर क्या है, तो ये फ़र्क पड़ता है परसेंटाइल के ऊपर, और परसेंटाइल के ऊपर परसेंटाइल डिपेंड करता है डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम और नंबर ऑफ द स्टूडेंट। लास्ट ईयर कोरोना था, बच्चों ने कम एग्जाम दिया तो परसेंटाइल थोड़ी अच्छी गई होगी, क्लियर? तो दोनों चीज़ों के हिसाब से पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, अगर आपको एनआईटी चाहिए, अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो जेई के थ्रू, तो आप मान के चलो कि 250 टू 280 स्कोर करना ही करना है। 250 से नीचे जाने का मतलब ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं आपको। इवन 250 भी कम बोल रहा हूँ मैं, आपको टारगेट करना चाहिए 270 का। ठीक है, 270 280। और अगर आपका 300 नंबर कर रहे हो तो फिर तो आप जहाँ पर उंगली रखोगे मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है कैसे करना है। टू देखो, बहुत सिंपल सी वाली बात है, 3 एग्जाम पेपर होंगे, 3 सेट होंगे एक तरीके से। आपको एप्टीट्यूड वाला पार्ट आएगा, ड्राइंग आएगा, मैथ्स आएगा। हम लोग लेकर चलते हैं कि एप्टीट्यूड के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में आप मान कर चलो, देखो एप्टीट्यूड के अंदर इट्स लाइक ए ड्राइविंग, लाइक ए सिंगिंग, डांसिंग। एक बार आपने सीख लिया, आपको स्किल्स पता चल गई, आप इजीली उसको कर सकते हो। प्लान एलिवेशन के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आया, उसको आप इजीली कर सकते हो। तो अगर 35 क्वेश्चंस होते हैं और 15 क्वेश्चंस आते हैं तो 35 को इसमें से कम टारगेट करो 30 क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाएं, क्योंकि गलत होने का मतलब ही नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। 15 जो हम बात करें जीके वाले, तो टारगेट करो 10 के लिए, तो इसका मतलब होगा 40 क्वेश्चन ठीक होने की टारगेट करो, इंटू 4, सो 160 नंबर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ड्राइंग के अंदर अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, अगर 15-20 दिन आपने क्लास कोर्स भी ज्वाइन करा होगा तो उसका फ़ायदा दिख जाएगा आपको। बहुत सिंपल है, ड्राइंग के अंदर आपको 1 महीने की मेहनत चाहिए होती है, आप इजीली 70 टू 80 टारगेट कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स के अंदर लेकर चलते हैं कि आप 100 में से 50 नंबर तो टारगेट करो ही करोगे, इतना तो आपको आता ही होगा आई सपोज। तो अगर आप इसको ऐड करो कितना निकल कर आएगा, 70 ले लेते हैं, चलो कम भी करते हैं इसको। तो 6 और 1 5 6 7 कितना होगा, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 280। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से देख लेनी। अगर आपको लगता है मैथमेटिक्स आपको कम आता है तो भाई मेहनत एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, एप्टीट्यूड मेहनत करो, ड्राइंग को मेहनत करो, सो दैट कि वहाँ के जो नंबर हैं 20 नंबर 25 नंबर जो आप यहाँ खोने वाले हो यहाँ पर कर लो। वैसा नहीं होता है कि करना तो पड़ेगा ही आपको ना अगर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बिफोर, अभी तो आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर हम क्वेश्चन ये बात करें कि अच्छा हमें करना क्या है एग्ज़ाम से पहले, जो अभी हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगले 4-5 दिन के लिए क्या है। देखो, सबसे पहली बात है कि आपको पूरी नींद लेनी है, क्योंकि अगर आपका माइंड थका हुआ होगा ना, अगर योर माइंड इज़ नॉट फ्रेश, अगले दिन आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट ख़राब हो जाएगा, और आपका मैथ्स वाला भी ख़राब होगा और जीके वाला पार्ट भी ख़राब होगा, राइट? तो अभी आदत डाल लो, किसी भी हालत में आपकी 6 से लेकर 8 आवर्स की स्लीप होनी ज़रूरी ही है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अगर ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो नुकसान कर रहे हो एक्चुअली, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, अगर आप माइंड फ्रेश लेकर जाते हो, क्लियर? दूसरा हम बात करते हैं हेल्दी फूड, जितना हो सके अच्छा खाना खाओ।
हेल्दी मतलब ये वेजिटेबल्स वगैरह ही लो, जंक फूड को अवॉइड करो, बीमार नहीं पड़ सकते हो ऐसे भी टाइम में, और उसके बाद भी थोड़ा माइंड स्टेबल नहीं होता है, ये भी बात सही है। अच्छा खाना खाओगे, थोड़ा फ्रूट्स का डाइट बढ़ा दीजिए, लिक्विड डाइट बढ़ा दीजिए फिलहाल के लिए। स्ट्रेस होता है, लगता है तो इस होता भी है 12th क्लास में कि बोर्ड होता है, कॉम्पिटिशन्स हैं, कॉलेज की टेंशन होती है, कई सारी चीज़ें और रहती हैं। तो आई विल सजेस्ट यू, योगा करो, मेडिटेशन करो, शाम के टाइम निकल जाओ, वॉकिंग पे चले जाओ, बात करो, फ़ोन पे बात मत करो, बेटर है किसी के फिजिकली जाकर बात करो, माइंड फ्रेश होता है। अपने जो किसी आपके जानकार होंगे, आपका अच्छा कोई दोस्त होगा, मे बी आपके बड़ा भाई या बड़ी बहन होंगी, उनसे बात करो, डिस्कस करो, ये ज़रूरी है आपके लिए। और उसके बाद अभी जितना भी पेंसिल है, कलर है, इरेज़र है, शार्पनर है, आईडीज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, जो भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, इनको आज ही कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, अपनी जो एडमिट कार्ड मिला हुआ है लास्ट डेट पर उसको डिले मत करो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो बी आर्क है और जो बी प्लानिंग वाले बच्चे हैं उनको 3.5 घंटे दिए जाएंगे, तो उसके हिसाब से टाइम एडजस्ट करो। और मैंने बताया है कि देखो हम लोगों को भी काफ़ी मैनेज करना होता है, यहाँ पर पूरा ऑफिस है, हम भी सेटअप कर रहे हैं, सो मैं सब कुछ फ्री नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एवरीवन मैं आपको एक टेस्ट फ्री में अलाउड कर सकता हूँ। अगर आपको टेस्ट देना है ऑनलाइन, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में इतने व्यूज़ आते हैं या फिर आप मुझे इतने रिक्वेस्ट डालते हो, तो मैं आपके लिए एक टेस्ट फ्री में आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें जाकर टेस्ट दे सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे एग्ज़ाम कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और हैं जो साफ साफ लिखे गए हैं, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी कुछ लिखे गए होंगे इंस्ट्रक्शंस, उसको पढ़ लेना 10 मिनट 15 मिनट निकाल के, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है वेबसाइट कहाँ से एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग चीज़ है। आई विल सजेस्ट यू कि किसी भी को PWD यूज़ मत करो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, क्योंकि निगेटिव लगता है थोड़ा सा, इससे बोलो कि पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, कि ये काम तो जैसा हम लोग करते हैं, लाइफ तो हम भी निकाल ही रहे हैं, वो भी निकालते हैं किसी तरीके से, वो जैसा हम एबल होते हैं ऐसा नहीं होते, वो डिफरेंटली एबल होते हैं। सो एक नया वर्ड है दिव्यांग बोलते हैं, जैसे हमारे मोदी साहब हैं, उन्होंने बोला है कि दिव्यांग वर्ड यूज़ करने के लिए बोला है। अगेन पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, वो ज़्यादा बेटर लगता है कि वो काम वही करते हैं बट डिफरेंट तरीके से करते हैं, और वैसे भी उनके सेंसेस हमसे ज़्यादा बेटर होते हैं अगर हम देखा जाए तो। खैर ये हमारा पॉइंट नहीं है, और आप इसको देख लेना। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ आई वुड लाइक टू विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। पेपर की अच्छी तरीके से करो। अभी हमारे पास 3 अटैम्प्ट और बचेंगे, मतलब एक अटैम्प्ट ये वाला फरवरी वाला, एक मई वाला बचेगा, और 2 नाटा के भी अटैम्प्ट बचेंगे। तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डेडिकेटली हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो तो इसमें आपको कुछ ऐसा सीखने को ही मिलेगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है ये काम करने के लिए। बाकी अगर आप क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो हम नाटक के फॉर्म निकलने के बाद ही वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू कोर्स, तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं। एंड अगेन वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर you to एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।